स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र कुमार फिर से अपना चैनल द टारगेट चीजर में आपका स्वागत करता हूं, है ना। पिछले क्लास में हमने जाना था आवेशों के गुण धर्म के बारे में, जिसमें हमने सभी गुण धर्म को एक एक करके बड़े अच्छे ढंग से उसको पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम जानेंगे उसके आगे वाले टॉपिक के बारे में, लेकिन हम उसके आगे वाले टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको एक लड़के की कहानी सुनाना चाहता हूँ। और ये कहानी है एक फ्रांस के लड़के की, है ना। और ये लड़का 18वीं शताब्दी में जन्म लिया था और वो फ्रांस के शहर में ही पैदा हुआ, किसी एक शहर में पैदा हुआ और फ्रांस के ही शहर में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। चूँकि उसका परिवार बहुत ही संपन्न था, इसलिए उन्होंने अच्छे यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में, गणित में ग्रेजुएशन प्राप्त किया और ग्रेजुएशन करके उसने एक फौज में एक बहुत ही अच्छी पोस्ट पे फौजी इंजीनियर के रूप में भर्ती हो गया। उसने अपने देश के लिए बहुत ही सेवा की। कुछ समय बाद उसका जो ट्रांसफ़र है वेस्ट इंडीज़ में कर दिया गया। उस समय फ्रांस की जो अधिकार था वेस्ट इंडीज़ पे हुआ करता था। जिस प्रकार से उस समय हमारे देश पे ब्रिटेन का राज हुआ करता था, उस समय वैसे ही फ्रांस का जो अधिकार है वेस्ट इंडीज़ पे हुआ करता था। तो उस लड़के ने बहुत ही अच्छे ढंग से अपने देश की सेवा की, फ्रांस की सेवा की। परंतु कुछ समय बाद हुआ क्या, उसको बहुत ही तेज़ बुखार लग गया और एक अजीब तरह का उसको रोग पकड़ लिया, जिसके कारण से उस फौजी इंजीनियर को वहाँ से उस पद से निष्कासित कर दिया गया। मतलब उसको वहाँ से रिटायरमेंट दे दिया गया कि आप घर जाइए और आराम से रेस्ट कीजिए, आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, आपको कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बेचारा निराश होकर के अपने घर लौट गया। लेकिन चूँकि वो पढ़ने में बहुत ही अच्छा था, इंजीनियर के पद पर था, इसलिए उसने अपनी ज़िंदगी से हार नहीं मानी और वो सोचा कि वो सारा अपना जीवन शोध में बिताएगा, है ना, अलग अलग एक्सपेरिमेंट को करके बिताएगा। और उसने क्या किया, अपने जन्म से लगभग 50 वर्ष बाद सन 1784 ईस्वी में उसने एक ऐसा नियम प्रतिपादित किया, एक ऐसे शोध से एक ऐसा नियम प्रतिपादित कर दिया जिसके कारण से हम पहली बार पृथ्वी के घनत्व की गणना कर पाए, है ना। उसी लड़के ने जो इंजीनियर के पद से हटा दिया गया था एक बुखार के चलते, उसी लड़के ने सन 1784 ईस्वी में एक नियम प्रतिपादित किया, एक पर्चा अपना प्रकाशित किया, जिस पर्चे के कारण से हम पहली बार पृथ्वी के घनत्व की गणना कर पाए। हम उसके बारे में आगे बात नहीं करेंगे, है ना। मात्र उसके एक साल बाद ही सन 1750 ईस्वी में उस लड़के ने एक ऐसा नियम प्रस्तुत किया जो आज स्थिर वैद्युत की दुनिया की दिशा को ही बदल दिया। एक ऐसी क्रांति लाया जिसके कारण से आज हमारा जो विद्युत है वो इतना विस्तारित हो चुका है। और वो लड़का था चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम। जी हाँ, वो लड़का था चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम। और हम आज पढ़ने वाले हैं कूलम के नियम के बारे में, जिस लड़के ने उस नियम को बताया था। और वो वैज्ञानिक थे हमारे द ग्रेट चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम, जिसको हम कूलम के नियम से भी जाने जाते हैं। तो बताइए, कूलम साहब ने अपने जीवन को कहा जाए तो एक निराश वाली ज़िंदगी पे फौजी वालों ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वे अपनी ज़िंदगी से हार नहीं माने और वे लगभग 50 वर्ष की उम्र में शोध करके उन्होंने पृथ्वी के घनत्व की गणना की और मात्र उसके एक साल बाद ही उन्होंने कूलम के नियम का प्रतिपादन किया, जो आवेशों के बीच लगने वाले बल को गणना करता है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कूलम के नियम के बारे में। तो उन्होंने क्या किया, कूलम साहब ने किया तो बहुत सारी चीज़ों का था, लेकिन हम उन्हीं चीज़ों का जिक्र करेंगे इस वीडियो में, है ना, जो मुख्य चीज़ें हैं। उन्होंने क्या किया, एक आवेश को लिया जिसको हम Q1 मान लेते हैं, जिस पे प्लस चार्ज है, और एक और चार्ज लिया Q2 जिस पे भी प्लस चार्ज है। चूँकि वो पहले ही जान चुके थे कि आवेशों को पास लाने पे या तो उनके बीच आकर्षण होगा या उनके बीच प्रतिकर्षण होगा। वो डिपेंड ये करता है कि उन पे चार्ज की नेचर कैसी है, दोनों सेम है कि अपोजिट है। यदि सेम होगी तो प्रतिकर्षण होगा और यदि अपोजिट होगी तो आकर्षण होगा। तो वो क्या किए कि एक चार्ज को पकड़े यहाँ पे और एक चार्ज को इसके पास लेके आए। तो ये देखे यहाँ पे इसको ला के छोड़ दिया जाए तो ये चार्ज इससे दूर भग जा रहा है। इसी प्रकार इस चार्ज को लेकर आए और यहाँ पे इसके निकट इसको ले जाकर छोड़े तो ये चार्ज दूर भग जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ
कि ये वाला चार्ज इस पर बल लगा रहा है कि ये वाला चार्ज इस पर बल लगा रहा है। फिर ये क्या किए, इसको रोक के इसके पास लेकर आते हैं तो ये भग जा रहा है, इसको रोक के इसको लेकर जा रहे हैं तो ये भग जा रहा है। इसका मतलब कि ये आवश्यक नहीं है कि यही केवल इस पर बल लगा रहा है, मतलब क्या था कि दोनों एक दूसरे पे बल लगा रहे हैं। तो फिर वो ये जानना चाहे कि आखिर ये चीज़ें डिपेंड किस पे करती हैं, आखिर इनके बीच में जो बल लग रहा है उसका परिमाण कितना हो सकता है, वो किन किन बातों पर निर्भर हो सकता है ना। तो वो ये किए कि इस चार्ज का परिमाण लिए, है ना, इस चार्ज का परिमाण Q1 और इस चार्ज का परिमाण कितना लिए Q2। और ये क्या किए, है ना, मान लीजिए कि इन दोनों के बीच में F बल कार्य कर रहा है, और ये क्या किए कि एक आवेश को दुगना कर दिए। कितना गुना, दुगना कर दिए। तो यानी कि उन्होंने क्या किया, इस Q1 को दुगना कर दिया और Q2 को सेम रखा। तो ये देखा है कि उनके बीच लगने वाला जो बल है वो 2 गुना क्या हो गया, बढ़ गया, जबकि उनके बीच की दूरी सेम थी। उन्होंने दूरी को फिक्स रखा। उन्होंने ये देखा कि अगर हम एक चार्ज को दुगना कर रहे हैं, दूसरा चार्ज भी क्या, उनके बीच लगने वाला बल भी क्या हो रहा है, दुगना हो जा रहा है। फिर क्या किए, इस चार्ज को साइलेंट करके और Q2 को ही दुगना कर दे। तो फिर ये देखे, फिर दूसरा चार्ज भी दुगना, दूसरा बल भी दुगना हो जा रहा है। जब वो पहले चार्ज को दुगना किए तो भी बल दुगना हो गया, जब वो दूसरे बल को दुगना किए, दूसरे चार्ज को दुगना किए तो दूसरा बल भी क्या हो गया, दुगना हो गया। फिर क्या किए वो, है ना, एक को 3 गुना किए और एक को 2 गुना किए, तो उन्होंने ये पाया कि उनके बीच लगने वाला जो बल था, है ना, वो 6 गुना हो गया। कितना गुना हो गया, 6 गुना हो गया। फिर वो क्या किए, एक को 4 गुना किए और एक को 5 गुना किए, तो उन्होंने ये देखा कि उनके बीच लगने वाला जो बल था वो 20 गुना हो गया। तो इस बात से क्या पता चलता है कि उनके बीच लगने वाला जो बल था, है ना, उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के क्या था, अनुक्रमानुपाती था। यानी कि आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती था। आवेश का इन दोनों की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, उनके बीच लगने वाला बल भी उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसी का मतलब होता है इस चिन्ह का। इस चिन्ह का मतलब ये होता है कि दोनों के दोनों समान अनुपात में क्या होंगे, बढ़ते चले जाएंगे। जिस अनुपात में ये बढ़ेगा उस अनुपात में उनके बीच लगने वाला बल भी बढ़ेगा। इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह का मतलब होता है कि जिस अनुपात के साथ ये राशि बढ़ेगी, उसी अनुपात के साथ भी इस राशि के मान में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो उन्होंने ये पाया कि अगर इन दोनों राशियों को हम 5 गुना 4 गुना करते हैं, 3 गुना 2 गुना करते हैं, तो उनके बीच लगने वाला बल जो हो रहा है उन आवेशों के गुणनफल के रूप में क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये पाया कि इन आवेशों के बीच में जो बल है वो इन आवेशों के परिमाण पे डिपेंड कर रहा है। तो साथ में ये भी जाना, तो फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि आखिर इन दोनों के बीच की दूरी पे प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, इस बात को भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली चीज उन्होंने क्या पाया कि जो F इनके बीच लगने वाला बल था, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या था, अनुक्रमानुपाती था। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया कि एक चार्ज Q1 लिया और एक चार्ज Q2 लिया, ठीक है, और इनके बीच को R ऐसे रखा। फिर एक चार्ज Q1 लिया और फिर इन्हीं चार्ज को क्या किया, दूरी क्या करते गए, बढ़ाते गए। तो उन्होंने ये देखा कि जब दूरी बढ़ रही है तो बल बहुत ही तेज़ी से घट रहा है, और जब दूरी घट रही है तो बल बहुत ही तेज़ी से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और किस प्रकार वो चेक किए तो मैं बताता हूँ। उन्होंने क्या किया, जब दूरी को 2 गुना कर दिया, तो उनके बीच लगने वाला बल जो था वो 1/4 हो गया। जब दूरी को उन्होंने 3 गुना कर दिया तो उनके बीच लगने वाला बल लगभग 1/9 भाग हो गया। जब उन्होंने दूरी को 4 गुना कर दिया तो उनके बीच लगने वाला बल जो था वो 1/16 भाग बच गया। ठीक इसी प्रकार जब उन्होंने दूरी को आधा कर दिया तो उनके बीच लगने वाला बल क्या हो गया, 4 गुना हो गया। जब उन्होंने दूरी को 1/9 भाग कर दिया, है ना, तो उन्होंने ये देखा कि उनके बीच लगने वाला जो बल था वो 81 गुना हो गया। तो इस प्रकार से उन्होंने ये देखा कि जो उनके बीच लगने वाला जो बल था उनकी दूरी पे भी डिपेंड करता है। और किस प्रकार डिपेंड करता है, तो उनके बीच लगने वाला जो विद्युत बल है उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है। व्युत क्रमानुपाती का मतलब होता है अगर एक राशि बढ़ती है तो दूसरी राशि घटेगी, और दूसरी राशि यदि एक राशि घटती है तो दूसरी राशि बढ़ेगी, है ना। तो उन्होंने ये पाया अपने एक्सपेरिमेंट से कि अगर दूरी बढ़ाई जा रही है तो बल घट रहा है, और दूरी घटाई जा रही है तो बल बढ़ रहा है। किस अनुपात में बढ़ रहा है, तो स्क्वायर के रूप में बढ़ रहा है और स्क्वायर के रूप में घट रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा महान वैज्ञानिक डी कूलम्ब का नियम, है ना। क्या पाया कि किसी भी दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं, फिर से लिखता हूं।
हमने माना यहाँ पे कि दो चार्ज थे प्लस Q1 प्लस Q2, है ना, और इन दोनों की जो बीच की दूरी थी वो स्मॉल r थी। तो कूलाम के नियमानुसार क्या आएगा, कूलाम के नियमानुसार अगर इन दोनों के बीच में कोई F बल कार्य कर रहा है ना, कैसा F बल कार्य कर रहा है, तो वो जो बल होगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, मतलब कि इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, इक्वेशन नंबर 1, और इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि इक्वेशन नंबर ये 2, है ना। ये दो समीकरणों को उन्होंने प्रस्तुत किया। ये हमारे लिए आसान लग रहा है, हमने 2 मिनट में आपको पढ़ा दिया, लेकिन कूलाम साहब को कितना मेहनत करना पड़ा होगा सिर्फ इन दो बातों को बताने के लिए, आप वही समझते होंगे। ठीक है, हम समीकरण 1 और 2 को साथ में लेते हैं, समीकरण 1 व 2 से। F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपान r², ये हमारा एक समीकरण बन गया। हमने पढ़ा है, पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि कभी भी ये साइन इक्वल के बराबर डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते हैं। अगर इस साइन को हम इक्वल के बराबर लिख रहे हैं तो हमको इसके बदले कोई ना कोई एक कांस्टेंट टर्म को लाना ही होगा। तो हम ये कह रहे हैं, यहाँ पर हम जब इस साइन को हटा रहे हैं तो हम यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म लिखते हैं k, और k Q1 इंटू Q2 अपान r², जहाँ पे जो k है एक समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है। ठीक है, ये हमारा जो इक्वेशन निकल गया है, F इज इक्वल टू k Q1 Q2 अपान r²। इस k की वैल्यू के भी एक झमेला आता है कि आखिर इस k की वैल्यू क्या होगी। हम आसानी से इस k की वैल्यू को नहीं लिख सकते हैं। तो कूलाम साहब ने बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया, और कई एक्सपेरिमेंट को जब उन्होंने किया तो वहाँ से k की वैल्यू निकल के आई, और जो k की वैल्यू थी वो मैं आपके सामने लिखता हूँ। k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0, है ना, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये थी हमारी k की वैल्यू। बच्चों को थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, कभी भी ऐसे k की वैल्यू का आप लोग नहीं देखा होगा, है ना। बस अब ये समझ जाइए कि k एक समानुपाती नियतांक है, और इसका अंकगणितीय मान जो होता है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। यदि हम इसको जानना चाहें तो k इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। ये था हमारा टॉपिक, ठीक है, जहाँ पे हमने कूलाम के नियम को पढ़ा। यहाँ से कई क्वेश्चन निकल के आते हैं। हम एप्सिलॉन 0 के बारे में पर्सनली जानेंगे कि आखिर एप्सिलॉन 0 है क्या, है ना। फिर हम उसके बारे में जानेंगे कि एप्सिलॉन 0 की बीमा क्या होती है, एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होता है। हम स्पेशली इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन लगभग हर साल इंटरमीडिएट में भी पूछे जाते हैं, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, एयरफोर्स नेवी वगैरह में भी, कि आखिर एप्सिलॉन 0 का बीमा कितनी होती है, इसका अंकिक मान कितना होता है ना, और इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में पर्सनली जानेंगे एप्सिलॉन 0 के बारे में। बस इतना याद रखिए। हम स्टेप हमने क्या पढ़ा, कूलाम के नियम के बारे में, कि कूलाम का नियम क्या था, तो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण था। ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, किसके बारे में जानेंगे हम, एप्सिलॉन 0 के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।